Hello everyone, my name is Dr. Shweta Chaudhary from ABES Engineering College, and today's topic of discussion is eigenvalues and eigenvector. This topic is from matrices, and this is very important in terms of GATE examinations, and you will get a good number of questions from this topic, that is eigenvalues and eigenvectors. Since this topic is very important in terms of GATE examinations, so we have decided to divide this topic into three videos. In first video, we are going to cover the geometrical or the graphical meaning of eigenvalues or eigenvector. In second video, we are going to cover the mathematical methods by which we can find the eigenvalues and eigenvector of a given matrix and the properties. The properties are very important for the questions. And in third video, we are going to cover the gate questions and the short tricks so that we can solve a given question in a given time frame. So let's get started. इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया है. दिस मैट्रिक्स इज ऑफ 2x2. You can see, and we are having two vector. We need to find out which vector is its correct eigenvector. जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका करेक्ट आइगन वेक्टर कौन सा है, इस बात को हम यहाँ पर ग्राफिकली समझेंगे. तो इसको समझने के लिए हम इन वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे और इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. तो देखिए करना क्या है. तो सबसे पहले what we need to do, as you can see, we are having the vector. चलिए इस वेक्टर से ही देखते हैं. सबसे पहले आपको एक वेक्टर दे रखा है 1 1. वेक्टर आपको पता है दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अ वेक्टर. अगर आप इसको लिखना चाहें यू कैन राइट लाइक दिस वन. x is equals to 1 I cap plus 1 j cap. आप इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं. अब इस वेक्टर में करना क्या है, ये जो वेक्टर हमें आइडेंटिफाई करना है, इस वेक्टर में हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है. ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमने इस वेक्टर में मल्टीप्लाई करा है a का. a के मल्टीप्लाई करने से इस वेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन होगा. जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा यानी कि जो वेक्टर x था इसमें जो स्केलिंग होगी, ये जो स्केल्ड होकर आएगा उसको हमें चेक करना है कि वो किस तरीके से स्केल्ड हुआ है. तो दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं. a की मल्टीप्लाई x से करना है. a मैट्रिक्स आपको गिवन है, दैट इज 3 1 0 2. दिस इज मैट्रिक्स A. और x जो वेक्टर आपको गिवन है दैट इज 1 1. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करना आपको बहुत अच्छे से आता है. फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे. तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो वेक्टर बनकर आ रहा है दैट इज 3 3. ये जो वेक्टर बनकर आया दिस इज कॉल्ड स्केल्ड वेक्टर, यानी कि इसमें एक स्केलिंग हो गई, एक स्केलिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई हुई जिससे वेक्टर स्केल्ड हो गया. तो एक्चुअल जो वेक्टर था दैट वाज 1 1. वो वेक्टर 1 1 था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो उसमें स्केलिंग हुई उसकी वजह से वो 3 3 हो गया. यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो इसमें स्केलिंग हुई वो 3 टाइम्स हो गई, है ना. तो यहाँ पर आप 3 को अगर कॉमन ले लें तो आप इजीली देख सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल वेक्टर था उसमें 3 टाइम्स स्केलिंग हो गई. तो जितने टाइम्स स्केलिंग होती है दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू. ये हमारी आइगन वैल्यू कहलाती है. ये आपकी आइगन वैल्यू है. और क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि 3 टाइम्स स्केलिंग हुई तो ये जो वेक्टर है दिस इज कॉल्ड आइगन वेक्टर. ये आपका आइगन वेक्टर कहलाता है. ये तो हमने यहाँ पर मैथमेटिकली इसको समझा. अब हमें देखना है कि ग्राफिकली अगर हम इसको समझते तो किस तरीके से आता है. तो सबसे पहले मैं ये 1 1 जो वेक्टर है इसको ड्रॉ करने जा रही हूँ. दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म. अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है इस वेक्टर को आप लिख सकते हैं 1 I plus 1 j. यानी कि आपको इसको ड्रॉ करना है. ड्रॉ करने के लिए आपको इसके कोऑर्डिनेट लेने हैं. हमने इसका जो कोऑर्डिनेट लिया दैट इज 1 1.
अब हमें इस कोऑर्डिनेट के अलोंग इसको ड्रॉ करना है। जब हमने इसको ड्रॉ करा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका इस तरीके से ये वेक्टर ड्रॉ हुआ। अब जब इस वेक्टर में स्केलिंग हुई तो वेक्टर बढ़कर 3 3 हो गया। इट मीन्स जब आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो यहाँ पर ये वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। तो ये इनिशियल वेक्टर था, स्केलिंग होने के बाद ये वेक्टर इसी डायरेक्शन में यानी कि इसी पाथ पर आगे बढ़ा और ये 3 3 पर पहुंच गया। इट मीन्स स्केलिंग जो हुई वो सेम पाथ पर हुई। तो जब भी किसी वेक्टर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए जिससे उसमें स्केलिंग हो और सेम पाथ पर हो, तो दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। वो आइगन वेक्टर कहलाता है। तो यस, दिस वेक्टर इज आइगन वेक्टर। इसमें स्केलिंग हुई, आप देख सकते हैं 3 टाइम्स हुई, तो इसीलिए जो 3 टाइम्स हुई दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। और क्योंकि स्केलिंग सेम पाथ पर हो रही है दिस इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। स्केलिंग में बी नेगेटिव और इट में बी पॉजिटिव, यानी कि स्केलिंग में वेक्टर जो है वो थोड़ा लंबा या थोड़ा छोटा हो सकता है, बट इट मस्ट बी ऑन सेम पाथ पर होनी चाहिए। तो यस, दिस वेक्टर इज आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस मैट्रिक्स। अब इसी के अगेंस्ट हम ये वाले वेक्टर को अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए ये वेक्टर किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। फिर से हमारे पास वेक्टर था x, आपने इसमें a की मल्टीप्लाई करा जिससे कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो। ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से इस वेक्टर में एक स्केलिंग होगी, स्केल्ड हो जाएगा। वो कितना स्केल्ड होगा उसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये हमारी मैट्रिक्स थी 3 1 0 2। अब हमने इसमें मल्टीप्लाई करा है दिस वेक्टर की, वेक्टर है 1 2। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकल कर आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 1 3 0 2 दैट इज 3 और 1 1 प्लस 4 दैट इज 5 3 5। ये हमारा स्केल्ड वेक्टर निकल कर आया। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 5j कैप, ये निकल कर आया। अब मुझे ये चेक करना है कि जो वेक्टर था 1 2 ये स्केल्ड होने के बाद जब इस तरीके से बना तो क्या स्केलिंग सेम पाथ पर हुई? अगर स्केलिंग सेम पाथ पर होती है तो यस, ये भी इसका एक आइगन वेक्टर हो सकता है। तो चेक करते हैं। तो पहला वेक्टर था 1 1 2 हमारा ये आइगन वेक्टर है। और यहाँ पर अगर आप इसको ड्रॉ करें वेक्टर को तो वेक्टर इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ड्रॉ हो गया। ये इसका पाथ है। अब अगर हम इसी के स्केल्ड वेक्टर को देखें तो दैट इज 3 5 दैट इज 3 5। यहाँ पर ये वेक्टर बनकर आ रहा है। दिस इज द कोऑर्डिनेट। अगर आप इस वेक्टर को ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो पाथ है वो थोड़ा सा रोटेट हो गया, थोड़ा सा रोटेट हो गया, यानी कि सेम पाथ नहीं रहा। इनिशियल वेक्टर ये था, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये नया वेक्टर बनकर आया, लेकिन दोनों में चेंज आ गया, ये रोटेट हो गया। और रोटेट होने की वजह से ये जो वेक्टर है ये आइगन वेक्टर नहीं है। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आता है कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। अगर ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद स्केल्ड वेक्टर यानी कि स्केलिंग सेम पाथ पर हो रही है तो वेक्टर आइगन वेक्टर होगा। जितने टाइम्स स्केलिंग होगी दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, वो आइगन वैल्यू कहलाती है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसको थोड़ा सा और समझते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ से क्या डेफिनेशन निकल कर आती है। यहाँ से ये डेफिनेशन निकल कर आती है कि if any vector is formed by scaling without rotation is called eigenvector and the scaling factor is called eigenvalue। ठीक है, तो it means इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक वेक्टर है that is x। आपको ये चेक करना है कि आइगन वेक्टर है या नहीं है। आपको इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपने इसमें ए की मल्टीप्लाई करा। ए की मल्टीप्लाई करने से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इसमें स्केलिंग हुई। स्केलिंग कितने टाइम्स हुई? लैम्डा टाइम्स हुई, क्योंकि लैम्डा टाइम्स स्केलिंग हो रही है और अगर सेम पाथ पर हो रही है तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। ये आइगन वेक्टर है, ये आइगन वैल्यू है। दिस इज द मैट्रिक्स। दिस इक्वेशन दिस इज ए x is equals to lambda x. This
equation is very important in terms of examination, in terms of questions. ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि आप देख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ax minus lambda x is equals to 0, or you can write like this, a minus lambda I into x is equals to 0. यहाँ पर आपने देखा मैंने लैम्डा के साथ आई की मल्टीप्लाई करा है, जहां पर आई जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमें ए मैट्रिक्स में से लैम्डा माइनस करना था, बट लैम्डा इज अ नंबर, किसी भी मैट्रिक्स में से किसी नंबर को माइनस नहीं किया जा सकता, किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर को ऐड नहीं किया जा सकता। तो मैट्रिक्स में से सिर्फ मैट्रिक्स ही सब्ट्रैक्ट होती है, या मैट्रिक्स में सिर्फ मैट्रिक्स ही ऐड होती है। तो इसीलिए हमें लैम्डा को एक मैट्रिक्स बनाने के लिए आई की मल्टीप्लाई करना पड़ा, जिससे ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब आप ए में से आराम से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जो मैट्रिक्स तो गिवन ही होगी, अगर आपको आइगन वैल्यू गिवन है तो आप आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं, अगर आपको आइगन वेक्टर गिवन है तो आप आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको दो फैक्टर दे रखे होंगे, एक फैक्टर मिसिंग होगा, तो जो भी मिसिंग फैक्टर होगा आप उसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर हम बहुत ही सिंपल एक रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे समझें, तो लेट्स वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने इसको समझाने के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, दैट इज बॉल। एक हमने बॉल ले लिया है, ठीक है, हमने एक बॉल लिया है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, और इसके सेंटर पॉइंट से मैंने इस बॉल के अलग अलग डायरेक्शन में आइगन वेक्टर ड्रॉ करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ आइगन वेक्टर्स को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। देखिए कुछ आइगन वेक्टर्स हमने ड्रॉ कर दिए कंसेप्ट को और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए। अब हमें करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने इसमें थोड़ा प्रेशर लगाया बॉल पे, और इस बॉल को थोड़ा सा फ्लैट कर दिया। फ्लैट करने की वजह से इसकी जो शेप है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। शेप के चेंज होने से इसमें जो हमने आइगन वेक्टर ड्रॉ करे थे ये भी थोड़े चेंज हो गए। तो जैसे कि आपके पास ये वाले आइगन वेक्टर की अगर हम बात करें, तो क्योंकि इसको हमने प्रेशराइज करके फ्लैट करा, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ आइगन वेक्टर्स जो हैं वो रोटेट हो जाएं। हो सकता है कि कुछ आइगन वेक्टर लंबे हो जाएं, हो सकता है कुछ आइगन वेक्टर थोड़े शॉर्ट हो जाएं और रोटेशन हो जाए, हो सकता है कुछ वेक्टर का रोटेशन ना हो, सेम पाथ पे रहें, बस उसकी लेंथ बड़ी या छोटी हो जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब भी आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो सपोज करिए हमने इस तरह ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर में फ्लैट होने की वजह से क्या हुआ, ये वेक्टर जो है रोटेट हो गया। तो सपोज करिए वेक्टर इस तरीके से यहाँ पर आ गया, क्योंकि रोटेट हो गया तो इसका मतलब इसका पाथ चेंज हो गया। पाथ चेंज होने का मतलब है कि अब ये वेक्टर जो है ये एक आइगन वेक्टर नहीं है, इसमें स्केलिंग हो सकती है लेकिन पाथ चेंज हो गया, इस वजह से आइगन वेक्टर नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं, तो हो सकता है कि ये वाला जो वेक्टर था, इस वेक्टर में भी स्केलिंग हुई और ये अपनी हाइट से सपोज करिए आधा हो गया या 1/4 हो गया, ठीक है। लेकिन इसका जो डायरेक्शन रहा, जो पाथ रहा, वो पाथ सेम रहा। क्योंकि इसका पाथ सेम रहा तो इसीलिए दिस वेक्टर इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। इसमें स्केलिंग हुई, इसकी हाइट कम हो गई लेकिन पाथ सेम रहा, इसलिए ये वेक्टर आपका आइगन वेक्टर है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब इसको और आगे देखते हैं। इसको यहाँ पर आपको आई होप आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर क्या होते हैं ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। एक बहुत छोटे से एग्जांपल से मैं एक क्वेश्चंस को लेना चाहती हूँ, जिससे कि आप मैथमेटिकली भी समझें कि किसी भी आइगन वैल्यूज को निकालकर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को निकालते हैं तो किस तरीके से होते हैं। छोटे क्वेश्चन से समझेंगे, जिससे कि जब हम इसकी आगे प्रॉपर्टीज को पढ़ें तो हम थोड़ा कनेक्ट कर पाए कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर किस तरीके से दिखते हैं मैथमेटिकली। तो इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल करना जरूरी है, और बाकी कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ 3x3 की मैट्रिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज को भी नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। तो यहाँ पर हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझते हैं। चलिए
अब इस बात को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हमें निकालना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की। अभी मैंने समझाने के लिए आपको एक छोटी मैट्रिक्स ली है, लेकिन अगले वीडियो में हम बड़ी मैट्रिक्स को, ज्यादा ऑर्डर की मैट्रिक्स को लेकर सॉल्व करेंगे और आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले काम क्या होता है, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उतने ही आइगन वैल्यूज इसमें निकलती हैं, और जितनी आइगन वैल्यूज निकलेंगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतने ही आइगन वेक्टर निकलेंगे। और आइगन वेक्टर्स जो होते हैं वो मतलब इनफाइनाइट नंबर के भी हो सकते हैं। उसको और डिटेल में समझते हैं किस तरीके से मैं कहना चाह रही हूँ। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है आपको उसकी करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनानी है। करैक्टरिस्टिक जो मैट्रिक्स होती है वो होती है ए माइनस लैम्डा आई, ये होती है आपकी करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले ये मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। तो इसके लिए व्हाट वी नीड टू डू, पहले ए मैट्रिक्स लिखना है। द मैट्रिक्स इज 1 -2 -5 एंड 4। अब इस मैट्रिक्स में माइनस करना है लैम्डा की मल्टीप्लाई करते हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए है। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होने पर ही वो सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनकर आ रहा है 1 माइनस लैम्डा -2 -5 एंड 4 माइनस लैम्डा। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनकर आया इसको हम बोलते हैं करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब ये जो करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है इससे हमें बनानी है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आई थी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, वो हमारी कहलाती है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये डिटर्मिनेंट हम निकालने जा रहे हैं। इसको डिटर्मिनेंट को निकालने का आपको तरीके पता ही हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा माइनस का 2 माइनस का 5, ये आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका आपको आता ही है। एक मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का एक सीधा फॉर्मूला भी होता है, ऑल्दो वैसे आपको पता ही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर आप यहाँ पर निकाल ही लेंगे। तो आप यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो इसका मतलब यू कैन राइट लाइक दिस वन, 1 माइनस लैम्डा multiply by 4 minus lambda minus -2 -5। इस तरीके से आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा सिंपल तरीका भी है। वो क्या तरीका हो सकता है, वो तरीका ये है कि आप एक सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है दैट फॉर्मूला लगाने के लिए आपको अपनी मैट्रिक्स ए देखना है। फॉर्मूला है लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर क्यों है, क्योंकि हमारी जो मैट्रिक्स वो 2x2 की है। 2x2 का मतलब है कि जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसकी उतनी ही आइगन वैल्यूज आती हैं, और उतनी आइगन वैल्यूज आने का मतलब लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी। आइगन वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगे, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना तय है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इस फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या बनकर आएगा। ये आपके पास आ गया है
दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, अब इसका जरा सम करेंगे डायगनल्स का, डायगनल का सम कर कर आ रहा है दैट इज 5 प्लस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आप इसका निकालिए, तो डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता ही है, तो यहाँ से आपके पास डिटर्मिनेंट आ रहा है माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, है ना, तो 4 6, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनकर आ रही है, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन जो बनकर आई वो इक्वेशन आ गई लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा minus 6 is equals to 0. This equation is called characteristic equation. ये characteristic equation है, ये मैंने आपको फॉर्मूले से सिखाई, लेकिन अगर आप इसको ये फॉर्मूला ना लगाकर यहाँ से डायरेक्ट भी करते तो भी यू विल गेट द सेम इक्वेशन, आपका सेम ही आंसर आता, आपका आंसर आता लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं इसके दो मेथड है, एक मेथड मैंने आपको ऊपर दिखाया, आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो ये भी इजी है, और अगर आप चाहें तो ये फॉर्मूला लगाकर भी इसको आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो अब ये जो आपकी इक्वेशन बनकर आई दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। व्हाट अब आपको करना है क्या है, you need to solve this quadratic equation to find out the value of lambda। आपको यहाँ से lambda की वैल्यू निकालनी है, आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो मैनुअली भी इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपने लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करी और यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ रही है वो है 6 and -1। ये दो आपकी जो वैल्यू निकल कर आई लैम्डा की, दिस वैल्यूज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज, ये आपकी आइगन वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज, ये आपकी आइगन वैल्यूज है। ठीक है, अब ये दो आइगन वैल्यू आ गई, अब इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर निकालना है, तो अब आइगन वेक्टर निकालने का क्या तरीका होगा इसको समझते हैं। आई होप आपको आइगन वैल्यू निकालना आया है, अब आइगन वेक्टर देखते हैं। तो आइगन वैल्यू हमने क्या समझा था ग्राफ से, जितने टाइम्स स्केलिंग होती है दैट इज आइगन वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो भी वेक्टर आने वाला है वो एक वेक्टर 6 टाइम स्केल्ड हुआ है और एक वेक्टर -1 टाइम स्केल हुआ है, यानी कि नेगेटिव स्केलिंग हुई है, लेकिन सेम पाथ पर हुई है। अब हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब हम फाइंड करने जा रहे हैं आइगन वेक्टर corresponding to lambda is equals to 6। पहले 6 के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो मैं पहले 6 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने जा रही हूँ। तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, जो अभी मैंने आपको बताया था कि a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स, यानी कि जो हमारी करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स थी उसमें x की मल्टीप्लाई करना है, x वो वेक्टर है जो हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमें दो वेक्टर फाइंड आउट करने हैं तो हम इसका जो नेम कर देते हैं दैट इज कॉल्ड x1 रख देते हैं। अब x1 इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं किस तरीके से बनकर आएगा। तो यहाँ से a माइनस लैम्डाई ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू थी 1 माइनस लैम्डा माइनस का 5 माइनस का 2 4 माइनस लैम्डा। ये तो आपके पास करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आई। आइगन वेक्टर जो हमें फाइंड आउट करना है जिसका नाम हमने x1 रखा है, इसकी वैल्यूज हमें पता नहीं है, तो फॉर अ टाइम बिंग हम उसको x1 स्मॉल x2 मान लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमने इसको 0 को इस तरीके से लिख दिया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं क्या करेंगे।
पहले इसमें पुट करते हैं, क्या हम किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हम पहले लैम्डा की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 6 पुट करके देखते हैं क्या बनकर आ रहा है। तो हमारे पास देखिए, हम जैसे यहाँ पर 6 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -5, है ना। यहाँ पर आ रहा है माइनस का 2, यहाँ पर भी आ रहा है माइनस का 5, और जैसे आप 6 रखेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का 2। तो ये आपके पास आ गया a माइनस लैम्डा i x1, हमने लेट करा है x1 x2, अब इज इक्वल्स टू 0 0। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बनकर आ रही हैं। अब अगर आप बच्चों ध्यान से देखेंगे तो हुआ क्या है कि यहाँ पर आपने जैसे 6 रखा तो ये -5 -2 -5, यहाँ 6 रखते हैं -2। देखिए यहाँ से सेम इक्वेशन बनकर आ रही है, यानी कि अगर हम इससे यहाँ से दो लीनियर इक्वेशंस बनाएं तो ये बनकर आएगी 5x1 -2x2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ये बनकर आ रही है। सेकेंड इक्वेशन क्या बनकर आ रही है, -5x1 -2 -2x2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए दो जो इक्वेशन बनकर आई, ये दोनों इक्वेशन सेम आ गई, देख रहे हैं आप, दोनों इक्वेशन सेम आ गई। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, दोनों इक्वेशन सेम आने का मतलब है कि इसको आप एक ही इक्वेशन कंसीडर करेंगे। अब एक इक्वेशन से आप एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, जबकि अननोन यहाँ पर दो हैं। एक अननोन है x1 और एक अननोन है x2। भाई हमें ये वाला आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना था, दिस वन, है ना। ये हमें x1 फाइंड आउट करना था। x1 को फाइंड आउट करने के लिए हमने इसकी वैल्यू x1 x2 मान ली। अब अननोन x1 x2 है, दो वैल्यूज के लिए कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक ही इक्वेशन है। एक इक्वेशन का मतलब है कि यहाँ से एक ही वैल्यू निकल सकती है, या तो यहाँ से x1 निकलेगा या तो यहाँ से x2 निकलेगा। इट्स अप टू यू, जो भी आप चाहें वो निकाल सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करा और इक्वेशन नंबर 1 से मैंने यहाँ पर सपोज करिए x1 की वैल्यू निकाला। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से हमने कोई भी एक अननोन फाइंड आउट करना था, और मैंने यहाँ से x1 को फाइंड आउट करना चाहा। कुछ भी फाइंड आउट कर सकते थे आप, x1 या x2। तो x1 की जैसे हमने वैल्यू निकाली तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई इन टर्म्स ऑफ x2, तो -2/5 इंटू x2 ये आ गया। अब क्योंकि x2 भी हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट करेंगे क्या, x2 इज इक्वल्स टू k। x2 की कोई भी वैल्यू आप अपने मन से मान सकते हैं, हमने यहाँ पर k मान लिया। तो इसका मतलब हमारे पास x1 की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, x1 इज -2/5 इंटू k, ये आपका x1 आ गया। और x2 क्या आया आपके पास, x2 तो हमारे पास कुछ आया नहीं था, हमने अपने आप अज्यूम कर लिया, दैट इज k। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं x1 x2 की। तो हमें जो आइगन वेक्टर निकालना था दैट इज कॉल्ड कैपिटल x1। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर आया, रिक्वायर्ड वेक्टर, है ना, जो वेक्टर हमें रिक्वायर्ड था जिसका नाम कैपिटल x1 था, उसकी वैल्यू हमने स्मॉल x1 और स्मॉल x2 लेट करी थी। इनकी जो मैथमेटिकल वैल्यू निकल कर आई, वो वैल्यू निकल कर आ गई -2/5 k और ओनली k। अब देखिए k जो है, इट में हैव एनी वैल्यू, इट में हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप k की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, k की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते रहेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से आपके ये आइगन वेक्टर चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पर किस तरीके के आइगन वेक्टर आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स। यहाँ पर आप k की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अदर देन 0। तो ये आपके पास 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 1/5 हो सकती है, इट मे बी 2, और इस तरीके से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसी के लिए यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर आ गए हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। अच्छा, इनफाइनाइट वेक्टर तो ठीक है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो सब एक दूसरे के मल्टीपल ही हैं। तो कहने का मतलब ये सब सेम है, ये अलग अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे के मल्टीपल ही रहेंगे। ये हमने आइगन वेक्टर निकालना सीखा
6 के लिए। इसी तरीके से आप आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं -1 के लिए। तो आपको यहाँ पर आई होप मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देकर बस ये समझाना चाहा है कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारे जो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आती है ये आइगन वैल्यू होती है, और इन आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग ही हमें आइगन वेक्टर निकालने होते हैं। तो मैंने 6 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर निकाल के दिखाया, और ये आइगन वेक्टर आपने देखा है पूरा प्रोसेस है निकालने का, और इस तरीके से हमारे पास आइगन वेक्टर आ गए। तो आप यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर को लिख सकते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। ये एक आइगन वेक्टर आया है 6 के लिए। इसी तरीके से यू आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू -1 के लिए भी आप आराम से निकाल सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा निकालने का, इसको सॉल्व करने का। तो आइगन वैल्यूज लैम्डा होते हैं, और हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होते हैं। तो जैसे हमने 6 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला भी, तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने जो आइगन वेक्टर निकाला उसका हमने नाम रखा था कैपिटल X1, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है -2/5 के और के। अब इसी तरीके से आपको ये -1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी निकालना है ना, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएगा दैट इज x2, है ना, और इसको आप कोई भी वैल्यू आप लेट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर x1 x2 माना था, आप यहाँ पर इसको x3 और x4 मानकर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, 3x3 की मैट्रिक्स से सॉल्व करना सीखेंगे, सभी वैरायटी के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो में हमने थोड़ा सा कंसेप्ट सीखा था आइगन वैल्यूज का, आइगन वेक्टर का। एक बहुत छोटे से एग्जांपल से हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को निकालना सीखा है, लेकिन डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बच्चों, और वहाँ पर हम 3x3 की मैट्रिक्स को सीखेंगे अलग अलग केसेस के साथ, और उनकी प्रॉपर्टीज डेफिनेटली पढ़ेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेट क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स के तरीके से हम उनको यूज करेंगे प्रॉपर्टीज को, तो प्रॉपर्टीज का पढ़ना बहुत जरूरी है। आई होप आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।